तो गाइज मैं आपको बता दूं कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से मुझे टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं न्यू सीरीज के एपिसोड को जल्दी नहीं डाल पाया था कुछ दिनों से। मैं होप करूंगा कि आप लोग समझ जाओगे। एंड चलिए न्यू सीरीज के न्यू एपिसोड को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। एंड दूसरे सीरीज भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन सारे बीस्ट बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खाना खा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ये खाना बहुत पसंद आ गया था। अब खाते खाते उनका पेट बहुत ज्यादा भर जाता है, जिसको देखकर जेनी कहने लगी थी, बच्चों ज्यादा मत खाओ, अगर तुम ऐसे ही खाते रहोगे तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। इतना कहकर हम देखते हैं वो वहाँ पे बच्चों को डायरेक्टली सुलाने के लिए उनकी जगह पे लेकर चलती है, जहाँ पे तीनों बच्चे एना, जेन और आर्न्यू वो एक साथ में सोने लगे थे। जिन्हें देखकर जेनी कहने लगती है, इन लोगों ने अभी तक मुझे अपना माँ नहीं माना, बट पता नहीं क्यों इन्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इन्हें कपड़े उड़ा देती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उन तीनों के ऊपर कपड़े लगाकर उन्हें सुला देती है, जिसके बाद में वो डायरेक्टली आग के पास में आ गई थी और वो एक पत्ते में मीट को रखते हुए युआन के पास में आ गई थी और वो कहने लगती है, ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने ही हमें मीट दिया था, तो इसीलिए मैं थैंक यू के रूप में ये तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसे खा सकते हो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा तुम्हें। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे युआन को सोचने लगा था और वो कहने लगता है, आज तक मैंने किसी लड़की की हेल्प नहीं ली और फ्री में तो मैं कभी लेता ही नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये कच्चा मीट दे रहा हूँ, तुम इसे ले सकती हो इसके बदले में। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी सोचने लगी थी, पता नहीं ये लड़का क्या सा है, इसने आज तक किसी की हेल्प नहीं ली, फिर भी हम देखते हैं वो कुछ नहीं बोलती। वो कहने लगती है, ठीक है फिर मैं इस पके हुए मीट के बदले में तुम्हारा ये कच्चा मीट ले लेती हूँ, हिसाब बराबर हुआ ना, अब हमारे बीच में कुछ भी लेन देन नहीं रहा। इतना कहते हुए वो उस कच्चे मीट को ले लेती है और हम देखते हैं जिसके बाद में जेनी वापस से अपनी जगह पे जाने लगी थी और वो सोचने लगती है, पता नहीं आखिरकार ये लड़का खुद को समझता क्या है, ये किसी की हेल्प नहीं लेगा, कुछ टाइम पहले मेरे ही बच्चों ने इसकी जान बचाई थी। इतना सोचते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली फिर से आग के पास में आ जाती है और वो वहाँ पे मीट को खाने लगी थी जिसको उसने पकाया था। उसको खाते हुए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब पूरी तरीके से उसे फिनिश करने के बाद में वो आग को बुझा देती है और अपनी जगह पे जाके सो गई थी अपने बच्चों के साथ में। वहीं पे दूसरी तरफ हम गोल्डन टाइगर बीस्ट युआन को देखते हैं, जो कि उस मीट के टुकड़े को पकड़ लेता है और वो उसे धीरे धीरे खाने लगा था, क्योंकि उसे भी बहुत ज्यादा भूख जो लगी थी। इवन कि ये मीट का टुकड़ा तो आग में पका हुआ था, जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही थी। अब उसे खाते हुए युआन डायरेक्टली जेनी की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वो जेनी को देखते हुए सोचने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस लेडी को भी आग जलाना आता होगा। जहाँ तक मुझे पता है आग जलाने की तरकीब सिर्फ रियर बीस्ट को होती है, जो कि सेलेस्टियल बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इवन की बहुत ही ज्यादा हाई रैंकिंग बीस्ट ही ये सब कुछ कर सकते हैं, बट ये लेडी भी ये सब कुछ कर पा रही है, मानना पड़ेगा। इतना सोचते हुए हम देखते हैं वो अपने गांव की तरफ देखता है, जहाँ पे उसे बहुत ही बड़ा चोट लगा हुआ था, जिसे देखकर वो कहने लगा था, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा वरना मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगा। इतना कहते हुए वो अपने कपड़े को पूरी तरीके से फाड़ते हुए उसे अपने लेग में अपने पैर पे लगाने लगा था, ताकि ज्यादा ब्लड ना गिर सके। जिसके बाद में वो उस जगह पे सो जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनी की नींद एकदम से खुल गई थी, क्योंकि किसी की आवाजें आने लगी थी बहुत ही ज्यादा तेजी में। वो जल्दी से उस जगह पे आन्यू, जेन और एना को देखती है, जहाँ पे वो लोग चुपचाप सोए हुए थे। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ युआन के ऊपर चली गई थी और युआन को देखते हुए वो कहने लगती है, क्या हमेशा गोल्डन टाइगर बीस्ट इतना ज्यादा आवाजें निकाल कर सोते हैं। इधर कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे डायरेक्टली युआन की तरफ चली गई थी और वो युआन को कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो। बट हम देखते वहाँ पे दर्द के मारे युआन सपने में ही बड़बड़ कर रहा था, जिसको देखकर जेनी सोचने लगती है, जरूर इसको कुछ हुआ है। इतना कहते हुए वो जैसे उसे टच करती है उसका बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो चुका था, जिसे देखकर जेनी कहने लगती है, इसे तो बहुत ही ज्यादा बुखार है। इवन कि इसके पैर पे तो चोट भी है, जहाँ पे इसने कुछ कपड़े बांध रखे हैं। क्या ये पागल हो चुका है। इसे लगता है कि ऐसे घावों में कपड़े बांधने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सा बेवकूफ है, मुझे कुछ करना होगा।
वरना ये तो ऐसे ही मर जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली बाहर की तरफ चली गई थी और उस जगह पे जाके स्नो को हाथ में लेने लगती है और वो उसे लेते हुए डायरेक्टली अंदर की तरफ आ गई थी, जहाँ पे वो युआन के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्नो को रख रही थी ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो सके। इवन कि वो किसी कपड़े को उसके ऊपर भी रख देती है, जिसके बाद में हम देखते हैं वो उसके बॉडी को साफ कर रही थी क्योंकि उसके बॉडी में काफी ज्यादा खून लगा हुआ था और काफी ज्यादा गंदा भी हो चुका था। अब बॉडी को क्लीन करते वक्त उसे डायरेक्टली उसके सोल्जर में 5 स्टार दिखाया जाता है, मून एंड स्टार, जिसको देखकर जेनी शॉक हो जाती है और वो कहने लगी थी प्रीवियस ओनर के मेमोरी के हिसाब से मुझे जहाँ तक पता है ये स्टार तो 5 स्टार गोल्डन बीस्ट का होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रियर माने जाते हैं और 5 स्टार बीस्ट तो मीडियम साइज के ट्राइब में रहते हैं। तो फिर इसका मतलब ये बंदा भी जरूर किसी ट्राइब से बिलोंग करता होगा जहाँ पे ये रहता होगा, क्योंकि ऐसे 5 स्टार टाइप के बीस्ट तो ट्राइब में रहना पसंद करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। वैसे एक बात सोचने की है कि ये आखिरकार किस ट्राइब से बिलोंग करता होगा। अगर इसके ट्राइब में हमें भी जाने का मौका मिल गया तो मेरे बच्चों का भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जेनी ध्यान से युआन को देख रही थी और वो उठ के उस जगह से जाने लगती है, बट हम देखते हैं उस जगह पे जाते वक्त वो फिसल गई थी और वो डायरेक्टली युआन के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पे युआन के ऊपर गिरने के बाद में वो कहने लगी थी ये आखिरकार क्या हो रहा है, मुझे इससे दूर होना होगा। बट हम देखते हैं कुछ टाइम के लिए वो सोचने लगी थी सच में इसके मसल्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कूल हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाती है और युआन के मसल को देख रही थी, उसे टच कर रही थी और हम देखते हैं वो उसके चेस्ट में अपने सर को रखने लगती है, ऐसे ही वो सो रही थी। बट हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में एकदम से युआन की नजर खुल जाती है और वो उठ गया था और वो जैसे ही जेनी को खुद के ऊपर देखता है वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो एकदम से जेनी को दूर फेंकते हुए कहने लगता है पागल औरत, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। अब वहाँ पे जेनी दूर गिर गई थी और उसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। दूसरी तरफ युआन कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम मुझे अपना बीस्ट हस्बैंड सोच रही हो, बट मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, भले ही तुम मेरे साथ में चिपकने के लिए क्यों ना हो, मैं फिर भी तुम्हें अपना वाइफ नहीं मानूंगा कभी भी। तो जो ये तुम सोच रही हो कि तुम मेरे साथ में लिपट जाओगी, तुम मुझे अपना हस्बैंड मान लोगी, तो मैं राजी हो जाऊंगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ जेनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है तुम पागल हो चुके हो, आखिरकार तुम्हें अपना हस्बैंड कौन मानता है। ये सोचना बंद करो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या फिर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें इतना बोल दूं कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इवन कि तुम तो यहाँ पे मरने वाले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, क्योंकि तुम्हारे पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे रीपे करते हो। मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी उस जगह पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, जिसे देखकर हम देखते हैं वहाँ पे युआन कहने लगा था मुझे तुम्हारी काइंडनेस की जरूरत नहीं, वैसे मैंने नहीं बोला कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। अगर मेरे पैर पे खून जम रहा था तो जमने देती, अगर मैं मर भी जाता तो फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे बॉडी के साथ में टच करो खुद को। आज तक किसी भी लड़की ने मुझे किस भी नहीं किया, बट तुम मेरे साथ में लेट गई, ऐसा कैसे किया तुमने। इतना कहते हुए युआन तो बहुत ज्यादा भड़क रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ जेनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है भलाई का जमाना नहीं रहा। इतना कहते हुए वो गुस्से में डायरेक्टली दूर जाके बैठ गई थी और वो कहने लगती है अच्छा यहाँ पे सोचना किसी के बारे में बुरा हो गया है आजकल। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रही थी, तभी हम देखते हैं आनिया उठ गया था। वो कहने लगती है आप तो बहुत ज्यादा यूजलेस हो, जिसे सुन के जेनी को गुस्सा आ रहा था। बट हम देखते हैं एकदम से जेन भी उठ जाता है और वो कहने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा यूजलेस हो लड़की, तुम कहती हो कि हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम बस एक लड़के का ख्याल नहीं रख सकती और तुम्हें लगता है कि तुम हम तीनों का ख्याल रख पाओगी। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि आखिरकार एना ने तुम्हें अपना मदर क्या से बोला, मैं तो तुम्हें कभी भी मदर नहीं बोलूंगा। इतना कहते हुए जेन बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा था जेनी का, जिसको देखकर वहाँ पे जेनी कहने लगती है तुम लोग कुछ भी नहीं समझोगे, मैंने तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया, मैं तुम लोगों को माँ की तरह प्यार करती हूँ, बट देखो तुम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हो। जिसको देखकर वो तीनों चुप हो गए थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एना कहने लगती है मदर वैसे आप हमारा ख्याल कैसे रखती हो। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है एना अभी तुम छोटी हो, तुम समझोगी नहीं, आखिरकार मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ और मैं तुम लोगों का कितना ज्यादा ख्याल रखती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी डायरेक्टली सो गई थी, जिसको
को देखकर एना, जेन और आन्यू वो तीनों भी सो जाते हैं उस जगह पे। वहीं पे दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि अपने बॉडी में टच कर रहा था और वो कहने लगता है जेनी ने तो कहा था कि मुझे बहुत ही ज्यादा फीवर था, इवन कि मेरे पैर पे चोट लगी थी जिसे वो ठीक कर रही थी। चोट तो पूरी तरीके से ठीक हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। क्या मुझे सच में फीवर था और क्या इसलिए वो मेरे साथ में लेटी हुई थी ताकि मुझे गर्म हो सके और मेरा फीवर उतर सके? तो इसका मतलब वो सच बोल रही थी, वो मेरे लिए ही इस जगह पे थी। अब ये सब कुछ सोच के वहाँ पे युआन को थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने यहाँ पे जेनी के साथ में बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की, बट उसे ये पता नहीं था कि जेनी ये सब कुछ उसी के लिए कर रही है। अब हमें डायरेक्टली दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेनी अभी तक सोई हुई थी, सब लोग उठ गए थे और जैसे ही जेनी अपनी आंखें खोलती हैं वो तीनों बच्चे उसके आसपास आ गए थे। बेचारी एना तो रो रही थी, वो कहने लगती है मदर आप उठ गई, आप अभी तक उठी नहीं थी और मुझे लग रहा था कि आप ऑलरेडी मर चुकी हो। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है पागल, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इतना कहती हुए वो एना को गले लगा रही थी और वो कहने लगती है तुम्हारी मदर इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। वैसे भी मैं कल बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए इतने लेट तक मैं नहीं उठी, तो ज्यादा चिंता मत करो। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा प्यार से एना को उस जगह पे समझाने लगती है और वो सोचने लगी थी सच में मानना पड़ेगा, इतने दिनों तक मैंने इन लोगों का इतने प्यार से ख्याल रखा, इन्हें एक मदर की तरह ट्रीट किया, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी मेरी केयर करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा घबरा गए थे और इन्हें लगा था कि मैं कहीं पे मर तो नहीं गई। ये सब कुछ सोचते हुए वो खुश हो ही रही थी। तभी हम देखते हैं एना कहने लगती है मदर मुझे फ्राइड मीट खाना है, क्या आप प्लीज उसे भून दोगी? जिसको सुन के वहाँ पे जेनी सोचने लगी थी इसका मतलब ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, बस इन लोगों को इस बात की डर है कि अगर मैं पूरी तरीके से खत्म हो गई तो इनके लिए फ्राइड मीट कौन बनाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे एना को साइड में रखती है और वो कहने लगी थी बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए अभी बनाती हूँ। इतना कहती हुए वो फिर से आग जला के मीट को पूरी तरीके से पकाती है जहाँ पे वो तीनों बहुत ज्यादा मीट खाने लगे थे। उन लोगों को वो मीट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। तभी जेनी की नजर बाहर की तरफ जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो दिख रहा था और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है आखिरकार आगे की तरफ ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा ठीक स्नो इस जगह पे क्या से आया? ये सब कुछ कहते हुए वो बाहर जाके जैसे ही चेक कर रही थी जहाँ पे उसके पैर स्नो के काफी ज्यादा नीचे तक जा रहे थे, इवन कि वो बच्चे तो स्नो में डूब जाएंगे ऐसा लग रहा था। और जेनी कहने लगते इतनी ज्यादा स्नो इस जगह पे कैसे आई? वहीं पे दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि जेनी की तरफ देखते हुए कहने लगा था पिछले साल बहुत ही कम बर्फ पड़ी थी बट इस साल स्नो बहुत ही ज्यादा है। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी अपना मुंह बना रही थी बट एकदम से युआन उसे अपने पास में बुलाता है और वो कहने लगा था मुझे माफ कर दो, कल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ में कुछ गलत कर रही हो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा भड़क गया था, बट मुझे पता नहीं था कि तुम वो सब कुछ मेरे लिए ही कर रही हो। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम जैसे बदतमीज लड़कों के साथ में मैं उतना ज्यादा बात नहीं करती हूँ, वैसे भी मैंने कुछ भी माइंड नहीं किया तुम्हारी बातें। अब इसकी ऐसी बातें सुन के युआन कहने लगता है तो फिर ठीक है शुक्रिया तुम्हारा। हम देखते हैं जेनी कहने लगती है वैसे तुम बोल रहे थे ना पिछले साल से इस साल एक्सट्रीमली कोल्ड है, आखिरकार ये तुम क्या कह रहे थे? जिसको सुन के युआन कहने लगता है पिछले साल इतना ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ था बट इस साल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, वैसे भी ये तो बिगिनिंग है, अगर ऐसा ही स्नोफॉल होता रहा है भी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है बाद में। अब उसकी ऐसी बातें सुन के जेनी थोड़ी बहुत घबरा गई थी और वो कहने लगती है इसका मतलब ये स्नोफॉल सीजन का बिगिनिंग है, मतलब कि और भी ज्यादा स्नोफॉल होने वाला है। अब ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं जेनी कहने लगती है अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा क्योंकि अगर हम ऐसे ही रुके रहे तो स्नोफॉल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और हम बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं युआन कहने लगता है तुम इतनी आसानी से इस जगह से नहीं जा सकती क्योंकि पहले ही रास्ता पूरी तरीके से भर चुका है और तुम जितने ज्यादा आगे जाओगी तुम्हारी बॉडी उतनी ही ज्यादा स्नो में डूबती जाएगी। बस एक ही रास्ता है इस जगह से निकलने का, वो भी माउंटेन से होकर जाना पड़ेगा, बट माउंटेन्स में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे खतरनाक बीस्ट के बीच में से तुम जा पाओगे। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे जेनी कहने लगती है तो फिर क्या तुम जा पाओगे? बट हम देखते वहाँ पे युआन खांसने लगा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी जिसे देखकर जेनी सोचने लगती है ये भी नहीं जा पाएगा। अब ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगती है बट मैं अपने बच्चों को ऐसे इस जगह पे कैसे छोड़ दूं, क्योंकि अगर हम ऐसे इस जगह
जगह पे रुके रहे तो हम एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। इवन कि अगर मरना ही है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे जाने की कोशिशें करती है, बट स्नो बहुत ही ज्यादा डेंस था, बेचारी जा नहीं पाती और वो वापस आ जाती है, जहाँ पे एना कहने लगती है मदर क्या हम इस जगह पे ऐसे ही फंस जाएंगे, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है मदर। जिसे सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है एना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाती हूँ, तब तक तुम यहाँ पे रुको। इतना कहते हुए वो एना के लिए कुछ बनाने लगी थी और वो कहने लगती है अभी तक जेन क्यों नहीं आया, उसने तो कहा था कि वो सुसु करने जा रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वो इधर उधर देखते हैं जहाँ पे जेन कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, जिसको देखकर जेनी डर गई थी और वो उसे ढूंढने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जेन को देखते हैं जो कि रास्ता भटक गया था स्नो में और वो इधर उधर जाते हुए एक जगह पे गिर जाता है और वो रो रहा था। वो कहने लगता है सिस्टर एना मैं इस जगह पे फंस गया, और हम देखते हैं बेचारे के मुंह से मम्मी भी निकल जाता है और वो कहने लगा था मदर आप कहाँ पे हो, मुझे आपको हक करने का मन कर रहा है, मैं ऐसे खत्म हो जाऊंगा क्या। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और वो डायरेक्टली उसी जगह पे गिर जाता है जहाँ पे उसका मुंह पूरी तरीके से आइस में जम गया था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे जेनी पहुंच जाती है, उसने वहां पे उसे ढूंढ लिया था। वो कहने लगी थी क्या तुम ठीक हो जेन, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहते हुए वो वहां पे जेन को पकड़ रही थी, जहाँ पे जैन बेहोश हो रहा था। वो कहने लगता है मुझे जोर से पकड़ो, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। जिसको सुन के जेनी कहने लगती है जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद मर जाऊंगी बट मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी जेन। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे जेनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और वो जेन को टाइट से पकड़ने लगती है ताकि उसे गर्माहट हो सके और वो आगे जाने के लिए बढ़ती है। बट वो देखती है कि हर जगह बहुत ही ज्यादा स्नो हो रहा था, इवन कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ पे जेनी कहने लगती है ऐसे तो मैं वापस कैसे जाऊंगी। इतना कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, तभी हम देखते उसे वहाँ पे आयुन की आवाज आ रही थी, जिसे सुन के जेनी कहने लगती है इसका मतलब क्या आयुन भी जेन को ढूंढने के लिए आया था, आयुन तुम कहाँ पे हो। इतना कहते हुए वो चिल्लाती है, तभी उसकी नजर आयुन के ऊपर भी जाती है, जहाँ पे आयुन भी बेचारा स्नो के अंदर दबा हुआ था, वो अच्छे तरीके से बाहर भी नहीं आ पा रहा था। जिसे देखकर जल्दी से जेनी जाते हुए उसे पूरी तरीके से उठाती है और वो कहने लगी थी आन्यू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी उसकी नजर डायरेक्टली उसके पैर पे जाती है जहाँ पे उसे चोट लगी हुई थी। बेचारा आन्यू तो कहने लगता है मदर मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। जिसको देखकर जेनी उसे हक कर लेती है और वो कहने लगी थी मेरे प्यारे बच्चे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिसे सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं जेन भी कहने लगता है मदर मुझे भी डर लग रहा है। अब उन दोनों की बातें सुन के जेनी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी हम देखते हैं एकदम से उसके सिस्टम की फेरी अपीयर होती है और वो कहने लगती है मास्टर आपने सेकंड टास्क को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, तीनों बच्चों ने आपको मदर बोल लिया है, इसीलिए अब आपको रिवार्ड मिलता है। इन तीनों ने आपको मदर कहा इसीलिए आपके लिए ये रिवार्ड है। इतना कहते हुए वो रिवार्ड को आगे कर रही थी, जिसको देखकर जेनी कहने लगती है ये क्या है। तभी हम देखते हैं वो फेरी कहने लगती है ये रिवाइवल पिल है, अगर तुम ये किसी को खिला दो जो कि मर चुका हो वो जिंदा भी हो सकता है। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे जेनी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगती है ये तो अच्छी बात है, वैसे क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरे रिवार्ड्स भी हैं। जिसको सुन के वो फेरी कहने लगती है अभी के लिए मैं आपको दूसरे रिवार्ड्स नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दीजिए, उसके लिए आपको टास्क को कंप्लीट करना होगा फिर ही आपको रिवार्ड मिलेगा। जिसको सुन के जेनी कहने लगती है बट अभी इस जगह पे एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, तो मैं आखिरकार अपने बच्चों को कैसे बचाऊं, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जिसको सुन के हम देखते हैं वो सिस्टम कहने लगी थी आप चिंता मत करिए मास्टर, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखोगी, ये लोग आपके ही आगे बड़े होंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है तुम ये सब कुछ इतने ज्यादा परफेक्टली कैसे बोल सकती हो, अभी बहुत ज्यादा स्नो पड़ रहा है, क्या पता हम सब लोग इसी जगह पे मर जाएं। जिसे सुन के हम देखते हैं वो सिस्टम कहने लगती है आप चिंता मत करिए। इतना कहते हुए वो चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनी उन दोनों बच्चों को लेकर डायरेक्टली वापस आ गई थी और हम देखते हैं वो उन दोनों को सुलाने लगती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था। बट एकदम से आन्यू की आंखें खुल जाती है और वो कहने लगा था मेरे पास मत आओ, मैं ठीक हूँ, मुझे बस भूख लगी है। इतना कहते हुए वो उठ जाता है। जिसको देखकर जेनी कहने लगती है ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। इसे सुन के हम देखते वहाँ पे आन्यू अपना मुंह बनाते हुए जा रहा था बट उसके पैर में तो चोट लगी थी। जिसे देखकर जेनी कहने लगती है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मीट को पकाने लगती है, जिसकी वजह से मीट से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू
बाहर की तरफ जा रही थी। इवन कि हम जेन को देखते हैं जो कि जेनी के गोद में था। उस मीठे खुशबू की वजह से उसकी भी आंखें खुल जाती हैं और वो जैसे ही देखता है कि वो जेनी के गोद में, वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुमने मुझे अपने गोद में क्यों ऐसे सुला रखा है, ऐसा मत करो। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसे देखकर जेनी कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अभी उतार देती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे जेन को उतार देती है, जिसके बाद में जेन तो एकदम से भागते हुए एना के पास में चला गया था। वो कहने लगता है, तुम मेरे पास में मत आओ, तुम ऐसे कैसे आई मेरे पास में। जिसे सुन के हम देखते वहां पे जेनी मीट को पूरी तरीके से पका लेती है और वो मीट को पकड़ते हुए जेन, आन्यू और एना को देती है। वो कहने लगी थी, तुम लोग ये खाओ। इतना कहते हुए उन्हें देने के बाद में वो मीट के टुकड़े को अलग से पैक करके डायरेक्टली युआन के पास में जाने लगती है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।